फॉर एन वीडियो में नहीं हुआ, फिर से करा ले फॉर एन आइसोथर्मल, शायद पूरा नहीं कराया था मैंने, आइसोथर्मल प्रोसेस, कोई बात हो गई थी, शायद पूरा नहीं कराया था मैंने, टॉपिक हल्का सा छेड़ा था, फिर मैंने कहा था रहने दो, कल कराएंगे, फोन आ गया था, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो बेटा, सबसे पहले आइसोथर्मल का मतलब क्या होता है, आराम से देखो, शांति से, मेरे को भी पढ़ाने दो तो टाइम कम खर्च होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस, जहां पे मेरे बच्चे डेल्टा टी कितना रहता है, कांस्टेंट। ये वाली वीडियो तुम मजबूर होके देखोगे, देखना तुम, ये वाली जो वीडियो है, ये वाली वीडियो तुम मजबूर होके देखोगे, मजबूर होके, तुम्हें मजबूर कर देगी ये वीडियो देखने के लिए, तुम देखना। बाबू डेल्टा टी कितना हो गया बच्चा, कांस्टेंट। अब ये डेल्टा टी अगर कांस्टेंट है मेरे बच्चे, तो इसको किस तरीके से देखा जाता है, देखो वर्क डन होता है विच इज इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीबी, वॉल्यूम इज V1 से लेके कितना, अगर मैं आपसे कहूं वर्क डन निकालना है तो विच इज पी इंटीग्रेट ऑफ डीबी एंड V1 से लेके कितना, वी नो दैट पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, ऐसा मानते हुए चलेंगे हम लोग, एन की वैल्यू कितनी है, तो अगर मैं आपसे कहूं पी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो पी इज इक्वल टू आर टी डिवाइडेड बाय वी, ये वाली वैल्यू आप पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो आर टी और इंटीग्रेशन डीवी अपॉन वी एंड V1 से लेके कितना, तो W हो जाएगा हमारे पास आर टी, और ये होता है लॉन V, V1 से लेकर, नेक्स्ट बेटा अपर लिमिट और लोअर लिमिट का फंडा आ जाएगा, W इज इक्वल टू आर टी विच इज लॉन V2 माइनस का लॉन, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर टी विच इज लॉन अपर लिमिट, सॉरी V2 अपॉन V1 मीन्स m माइनस लॉग n, लॉग m अपॉन n। लॉन को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो W इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 आर टी लॉग V2 बाय, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन एट आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक बाबू, थोड़ा सा यहाँ पे हम तुम लोग को एक स्टैंडर्ड कंडीशन प्रेशर में भी लेकर के चले जाते हैं, जो कि होता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अगर मैं यहां से P1 अपॉन P2 की वैल्यू निकालूं तो तुम खुद देखोगे V2 अपॉन कितना आएगा, और अगर ये वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूं तो जो हमारा वर्क डन है वो आएगा 2.303 आर टी लॉग P1 अपॉन कितना, ये मेरे बच्चे हमारा वर्क डन बनेगा। इज इट क्लियर, किसी को कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत बढ़िया बात। ये था आइसोथर्मल वर्क डन। आइसोथर्मल में तुम लोगों को जनरली टेम्परेचर कांस्टेंट देखने को मिलता है, इसलिए तुम लोग यहां पे नोटिस करो पूरे डेरिवेशन के अंदर मैंने टेम्परेचर को नहीं छेड़ा है, टेम्परेचर देखो तो आप यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर रहा, यहाँ पे देखो कांस्टेंट टेम्परेचर रहा, अगर इसका इंटीग्रेशन होता या डिफरेंशिएशन होता तब इसका मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, आप समझ रहे हो बात को, तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल। इसका एक न्यूमेरिकल मुझे लगता है कि तुम लोगों को मिलेगा, एक न्यूमेरिकल, ठीक है, आर को हम लोग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, दिस इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर है मेरे बच्चे। इसके बाद बेटा हम लोग चलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, कैसे हम लोग निकालते हैं पीवी के बीच रिलेशन, थोड़ा ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, ठीक है, यहां से जितने भी रिलेशन है सारे इंपॉर्टेंट हैं, सारे। पीछे वाले डेरिवेशन एक भले को ना करो आप चलेगा, लेकिन एंड के डेरिवेशन अगर आपने नहीं करे तो मरोगे बाबू। ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर आप बात करते हो, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जनरली हम लोग को ऐसा देखने को मिलता है कि जो डेल्टा क्यू होता है विच इज 0। क्लियर है, डेल्टा क्यू यहां पर आपको 0 देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि यहां पे एनर्जी कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है, एनर्जी और हीट यहां पर कैसी रहती है, हाँ, एनर्जी और हीट यहां पे जनरली आपको कैसी देखने को मिलती है, अब कोई वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियस बात है उसके अंदर बदलाव नहीं आ रहा है ना, उसके अंदर मतलब एनर्जी का चेंज नहीं हो रहा, और एनर्जी और मास दोनों का चेंज नहीं होता है, ऐसे को हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं, याद है ना, दैट टाइप ऑफ सिस्टम्स आर कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम्स। ठीक है, अब देखिए इसको किस तरीके से हम लेवल पे लेके आते हैं, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग जानते हैं, वी नो वो होता है हमारे पास डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस कितना पी डी वी। डी क्यू हमारे पास कितना हो जाएगा 0, तो डी यू प्लस पी डी वी, इसको इधर लेकर आओ, माइनस डी यू बराबर पी डी वी। बोलो जी क्लियर। हम लोग एक रिलेशन जानते हैं विच इज सी पी इज इक्वल, सॉरी सी वी इज इक्वल टू डी यू अपॉन, आ जाओ, डी यू अपॉन डी टी। तो अगर मैं आपसे कहूं डी यू की वैल्यू कितनी आएगी, तो माइनस सी वी, सॉरी डी यू की वैल्यू सी वी इंटू, ये वाली वैल्यू कहां पे प्लेस कर दो आप लोग, माइनस सी वी इंटू डी टी बराबर, इक्वेशन कौन सी हो गई है, अब हम लोग जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस
इक्वेशन। अब अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हो तो ये कैसे काम करती है, आपको पता है पीवी इज इक्वल टू कितना होता है। अगर मैं आपसे कहूं एन को 1 लेकर के चलना है तो ऑब्वियस बात है कितना हो गया। अगर मैं आपसे कहूं इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, किसकी रिस्पेक्ट में कर दो, तो अगर आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप देखोगे कुछ इस प्रकार से चीज रहेगी, पी बाहर डीवी अपॉन वी बाहर डीपी अपॉन बराबर आर और टी का कितना 0। बोलो जी क्लियर हो गया। तो यहां से अगर आप, तो सॉरी क्या करा है मैंने, आर ऐसे रहेगा और dt का देखोगे तो कितना 1 होता है dt का। तो बेटा कितना हो गया, p dv अपॉन कितना प्लस v dp अपॉन कितना बराबर कितना बचा, dt उधर लेके जाओ, बराबर कितना हो गया बेटा, ये dt की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, dt इज इक्वल टू p dv v dp अपॉन में कितना हो गया, ये वैल्यू बेटा सेकंड इक्वेशन में रख दो, सेकंड वाली इक्वेशन में रखो जरा, माइनस cv p dv v dp अपॉन में इक्वल्स टू बेटा p और इधर dv, अंदर मल्टीप्लाई करो cv p dv और प्लस का नहीं माइनस का cv v dp r इधर लेके जाओ r p और dv। हम लोग जानते हैं रिलेशन बेटा cp माइनस cv इज इक्वल्स टू, ये वाली वैल्यू यहां रखो, बहुत ध्यान से करना डेरिवेशन ये, तो ये हो जाएगा बेटा दिस इज cp माइनस cv और p इंटू अंदर मल्टीप्लाई cv p dv cv v dp p cp dv माइनस का cv p dv, शायद एक वैल्यू कट हो रही होगी, ये वाली वैल्यू हमारी कट हो रही होगी, ठीक है। क्या बचा, माइनस cv v dp p cp एंड बेटा कितना dv। अब जरा देखना क्या क्या अपॉन में आ रहा है। सबसे पहले तो dp के अपॉन में कौन आ रहा है, p, बहुत बढ़िया बात, माइनस cp के अपॉन में कौन आ रहा है एंड dv के अपॉन में कौन आ रहा है v। वो साइड क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन, बेटा यहां पे कर दो बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो विच इज इंटीग्रेट ऑफ dp अपॉन एंड माइनस ऐसी रहेगा, आपको पता है cp अपॉन cv को हम गामा बोलते हैं, क्या बोलते हैं गामा, एटॉमिसिटी होती है ये, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन कितना, तो बेटा dp अपॉन इसका ln p माइनस दिस एंड इसको बोलोगे ln v, एक कांस्टेंट आ जाएगा विच इज ln c। बड़े ध्यान से समझना, यहां तो थोड़ा सा टिपिकल है ये और ये स्टेप याद रखना बड़ा जरूरी है। इसको इधर लेकर के आओ, ln p प्लस का गामा ln v बराबर ln p, गामा ऊपर चले जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है, तो v की पावर गामा बराबर log m प्लस log c यानी कि log m इंटू n विच इज log p v की पावर गामा इज इक्वल टू ln c, ln से ln, तो p v की पावर गामा इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस। क्लियर है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेरिवेशन। बेटा वर्क डन फॉर एन एडियाबेटिक, मत बोलो बेटा देख लो, एडियाबेटिक प्रोसेस। इससे पहले वाला भले मे भी डेरिवेशन शायद ना आए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन शायद ये डेरिवेशन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों को मिल सकता है, पक्का पक्का पेपर में आएगा, हाँ सीरियसली मेरे को ये लग रहा है कि ये वाला टॉपिक तुम लोगों को शायद मिल सकता है, और इजी है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए p v की पावर गामा इज इक्वल टू कितना होता है, कांस्टेंट। तो का फॉर्मूला वही बेटा जो बेसिक होता है, p और कितना बेटा dv v1 से लेके कितना, और आपको पता ही है प्रेशर का फॉर्मूला यहां से हम निकाल लेते हैं विच इज p तो k और v अपॉन v की पावर कितना, तो w इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय v की पावर गामा इंटीग्रेशन dv एंड v1 से लेके कितना चल रहा है, ऑब्वियस बात है बेटा इसका तो वो होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन v की पावर गामा इंटू dv एंड v1 से, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन ये k, और ये जरा ध्यान से देखना v की पावर गामा ऊपर जाएगी तो माइनस का गामा एंड v1 से लेके कितना, ऑब्वियस बात है बेटा इसका इंटीग्रेशन करोगे k v की पावर माइनस गामा प्लस 1, सॉरी बेटा माइनस गामा प्लस 1 माइनस गामा प्लस एंड v1 से लेके कितना v2, तो w इज इक्वल टू k, ये तो नीचे आ जाएगा 1 माइनस गामा, अपर लिमिट लगाओ v2 की पावर 1 माइनस गामा माइनस v1 की पावर 1 माइनस k की अंदर मल्टीप्लाई करो, w इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा
के v की पावर 1 माइनस गामा माइनस ये v2 है, दिस इज v1, 1 माइनस गामा इनटू में कितना चल रहा है, k की जगह बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, बड़े ध्यान से देखना, इसकी जगह लिख सकते हैं p1 v1 v2 p2 सॉरी बेटा क्योंकि 2 वाला है इधर, p2 v2 की पावर गामा एंड p1 v1 की पावर गामा, और v1 की जगह कितना चल रहा है 1 माइनस, और ठीक है ना बेटा, तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस, बेटा ऑब्वियस बात है ये माइनस वाला प्लस वाला कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा हमारे पास p2 v2, और यहां क्या बचेगा p1, बोलो जी क्लियर, सब जानते हो। एक रिलेशन हम लोग के पास और होता है p1 v1 इज इक्वल टू n r t1, p2 v2 इज इक्वल टू n r t2, दिस वैल्यू पुट इन हियर, तो W इज इक्वल टू 1 माइनस गामा विच इज n r t2 n r t1, n r कॉमन लो ऊपर से, n r अपॉन 1 माइनस गामा ब्रैकेट में t2 माइनस, दिस इज द वर्क डन फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस। हीट इंजन, भाई अगर आप हीट इंजन की बात करते हो, ऑब्वियस बात है आप लोगों को पता है हीट इंजन का काम क्या होता है, लॉजिक क्या होता है। हीट इंजन का काम होता है सोर्स से, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करना, है ना, और जो भी हीट उसने एब्जॉर्ब करी ऑब्वियस बात है उसको एक्यूमुलेट करना इन वर्क में, यही काम होता है। सारी हीट तो ऑब्वियस बात है, सारी हीट का तो यूज कोई इंजन कर नहीं सकता, सेकंड लॉ ने यही चीज बताया ना, है ना भाई, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने आपको क्या चीज बताई, यही चीज बताई कि कोई भी इंजन ऐसा नहीं बनाया जा सकता जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, है ना, क्या पॉसिबल है, ना बना सकते, तो वही चीज हीट इंजन कहता है। कैसे काम करता है जरा देख लो आप लोग, इसका कोई इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं है, आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, सोर्स, दिस इज सोर्स, दिस इज इंजन एंड दिस इज सिंक। ऑब्वियस बात है, आप देखो मान लो सोर्स से इसने कितनी एनर्जी ली और सिंक को इसने कितनी एनर्जी दे दी, तो ऑब्वियस बात है इसने जो W किया होगा वो कितना किया होगा, Q1 में से Q2 क्या हो गया, नहीं समझे अभी आप बात को, समझ गया ना बेटा। अगर तुम लोग एक खुद सोचो, दिमाग लगाने वाली बात है, मैं कहूं अगर इसकी एफिशिएंसी निकालूं तो क्या एफिशिएंसी होगी, ध्यान से सुनना, एफिशिएंसी होगी द टोटल वर्क डन, टोटल इसको बोलते हैं आउटपुट वर्क डन, जैसे द आउटपुट, ये आउटपुट है ना, ये इंजन ने आपको आउटपुट दिया है, तो ये बोलेंगे टोटल वर्क डन बाय द इंजन डिवाइडेड बाय एनर्जी absorbed by the engine from किससे, समझे आप बात को, तो एफिशिएंसी क्या है, वर्क डन कितना है Q1 माइनस, और हीट एब्जॉर्ब कितनी हो रही है, तो विच इज Q1 बाय और Q2 अपॉन Q1 से Q1, एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 माइनस Q2 बाय, अगर मैं इस एफिशिएंसी को परसेंट में कन्वर्ट करूं तो दिस एफिशिएंसी इज 1 माइनस Q2 बाय Q1 एंड इनटू में ये वैल्यू कन्वर्ट हो गई आपकी परसेंट में। इसीलिए देखो, इसी को देखते हुए सेकंड लॉ ने ये बात बोली कि 1 से कम होगा, इसको हीट फैक्टर बोलते हैं, Q2 अपॉन Q1 इज कॉल्ड अ हीट फैक्टर। इस रेशियो को हीट फैक्टर बोला जाता है। भाई Q2 अपॉन Q1 का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा, आप समझ रहे हो ना, 1 से बड़ा तो हो नहीं सकता, माइनस में एफिशिएंसी थोड़ी निकालोगे, ऑब्वियस बात है, ये जो Q2 अपॉन Q1 का रेशियो होगा वो हमेशा तुम्हें 1 से कैसा मिलेगा, ये चीज याद रखना आप लोग। इज दैट क्लियर, समझ गया बात को, तो सॉल्व कर सकते हो बात, ठीक है, क्लियर हो गई भैया, क्लियर हो गई भैया, क्या नहीं, वो कार्नोट इंजन था, कार्नोट तो पढ़ाया ही नहीं है, ये हीट इंजन है। कार्नोट तो एक आइडियल इंजन था जिसकी एफिशिएंसी कितनी आई थी 100%, समझ रहे ना, वो आइडियल इंजन था, ये हीट इंजन है। हीट इंजन से ये पता लगा कि जो तुम्हारा एफिशिएंसी होती है वो कभी भी 100% नहीं हो सकती, इसको यूनिटी बोलते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द क्या है ये, एफिशिएंसी ऑफ एनी इंजन कैन नॉट बी यूनिटी, समझ रहे हो ना बात को, यूनिटी का मींस क्या हो जाता है 1, तो ये हो गया भैया। अब ऑब्वियस बात है, अगर आप यहाँ पे Q1 ले रहे हो तो ऑब्वियस बात है इसका टेम्परेचर कितना होगा, यहाँ पे Q2 ले रहे हो तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, तो आप अगर इस एफिशिएंसी को टेम्परेचर फॉर्म में लिखना चाहो विच इज 1 माइनस T2 अपॉन कितना इनटू कितना, ले मेरे बच्चे, ये टेम्परेचर फॉर्म में आ गया KTG की तरफ, विच इज द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस।
क्योंकि एक्चुअल में ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर अभी लास्ट के जो चैप्टर है ना, लास्ट के केटीजी, ऑसिलेशन, वेव, इन चैप्टर के डेरिवेशन थोड़े से बड़े भी होंगे और इन चैप्टर के डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी होंगे। इसका तो खैर इतना ज्यादा नहीं है डेरिवेशन, एक ही है डेरिवेशन इसमें कि एक पार्टिकल होता है गैस का, वो गैस पार्टिकल स्ट्राइक करता है किसी एक वॉल पर, कंटेनर की वॉल पर, तो जो वो प्रेशर एक्सर्ट करता होगा उस बॉल के ऊपर वो कितना होता होगा। जैसे अगर मैं थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ाऊं, थोड़ा बहुत बेसिक बता देता हूं हल्का सा चैप्टर का, ताकि तुम लोग को एक ओवरव्यू पता लग जाए कि मान लो ये एक कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर, इसके अंदर आपने कोई भी गैस भर दी, हाइड्रोजन, हीलियम, XYZ कोई भी गैस भर दी, मैं उस गैस का कोई एक पार्टिकल कंसीडर करता हूं, कोई भी एक पार्टिकल मैंने कंसीडर किया। आपको पता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो पोस्टुलेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये चीज जानते हैं, गैस के पास खुली आजादी होती है या नहीं होती है? गैस 3 डायरेक्शनों में से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। गैस इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, गैस इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, गैस इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, मतलब आई मीन गैस का पार्टिकल, समझ रहे हो? अगर वो इसमें जाता है तो उसकी वेलोसिटी Vx होती है, यहां जाता है तो उसकी वेलोसिटी Vy होती है, यहां जाता है तो उसकी वेलोसिटी Vz होती है। बोलो जी क्लियर है ना? हर एक पार्ट खुली आजादी होती है, इन्हें किसी चीज की कोई बाउंडेशन नहीं होती। आप समझ रहे हो? अब जब आप इस पर कोई ऑब्वियस बात है बाहर से एक्सटर्नल एजेंसी देते हो या ऊपर से प्रेशर दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो ऑब्वियस बात है गैस के पार्टिकल्स भागने लगते हैं। तो ऑब्वियस बात है जब वो भागते हैं तो किसी वॉल से टकराते हैं। तो जब ये वॉल से जा करके टकराते हैं तो चिक्की लॉट वापस भी आते हैं। आप समझ रहे हो बात को? क्योंकि इनमें अब मोमेंटम बन जाता है, क्योंकि हर एक पार्टिकल का अपना मास होता है और वो जिस वेलोसिटी से जाते हैं उनकी खुद की वेलोसिटी होती है। मोमेंटम को हम कैलकुलेट ही ऐसी करते हैं कि मास और वेलोसिटी की क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो यही आपको कैलकुलेट करना है कि बताइए ये कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है। सबसे पहले एक चीज मैं तुम लोग को बताना चाहूंगा, बेटा एक बात बताओ, मत बताओ, अच्छा चलो 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 चलो। सबसे पहले तुम लोग अभी बेटा अभी खिलाएंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर। लेट सपोज बेटा हम सबसे पहले एक चीज बताएंगे आपको, जब एक पार्टिकल मूव करता है तो उसके पास ना तीन डायरेक्शन होते हैं और उन तीनों डायरेक्शनों में जो वेलोसिटी होती है ना वो बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर। मतलब ऐसा देखा जाएगा कि Vx बराबर Vy बराबर, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया बात। अब हम एक चीज जानते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, उसको बोलते हैं हम लोग VRMS। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? बड़े ध्यान से सुनो, जब तक हम ये टॉपिक तुम लोगों को नहीं कराएंगे तब तक तुम लोग के डेरिवेशन ही समझ नहीं आएगा। मैंने इसलिए बोला था ना ये वीडियो तुम जिस बच्चे को करना होगा वो जरूर देखेगा इस वीडियो को, जिसको करना होगा। जिसको नहीं करना उसको तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं जरा ध्यान से देखो। इसमें सबसे पहले लगाते हैं स्क्वायर, हमेशा ध्यान रखो पीछे से स्टार्ट करते हैं स्क्वायर, फिर उसके बाद लगाते हैं मीन मतलब उसका एवरेज, और फिर उसके ऊपर लगाते हैं उसका रूट। क्योंकि जो बच्चा अब नहीं पढ़ेगा वो महामूर्ख है एक नंबर का। आप ये तो VRMS इक्वल्स टू रूट के ऊपर v का स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का स्क्वायर करो, उसका रूट करो और उसके ऊपर क्या लगा दो, बार, मतलब बार करो उसके ऊपर रूट लगा दो। इसको बोलते हैं VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। समझ गया बात को? अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? वेरी इजी, छोटू सा है टॉपिक, पहले वो देखो। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी बताओ तो कितनी होगी, ये जरा ध्यान से देखना। अंडर रूट VX स्क्वायर VY स्क्वायर VZ स्क्वायर। मैं आपसे कहूं VR कितना होगा? आपको पता है तीनों वेलोसिटी बराबर है, VX स्क्वायर VX स्क्वायर VX स्क्वायर। तो VR इज इक्वल टू 3VX स्क्वायर। बोलो जी मानोगे? तो VR इज इक्वल टू VX इंटू कितना, तो VR इज इक्वल टू √3 और टाइम्स ऑफ ये इसकी किसी भी एक गैस पार्टिकल की रिजल्टेंट वेलोसिटी होती है, ये होती है रिजल्टेंट वेलोसिटी। VR इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर VX। ठीक है? अब ये कैसे अप्लाई होती है वो मैं आपको अब सिखा देता हूं। ये चीज अच्छे से सीखना, 3-4 स्टेप्स हैं, थोड़ा सा ध्यान से सीख लेना, मजा आ जाएगा। मानो ये एक पार्टिकल है, आपने यहां पे टेम्परेचर देना स्टार्ट करा, तो ऑब्वियस बात है ये जाकर के यहां पे टकराएगा, और टकराएगा तो यहां पर क्या एक्साइट करेगा? प्रेशर। मान लो, इमेजिन कर लो इस पार्टिकल का मास कितना है, हट जाओ यार, ठीक है, और जिस वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है वो कितनी है बेटा? Vx। बोलो जी के लिए, ठीक है। अब मैं आपसे कहूं अगर मोमेंटम क्या होगा, तो आप कहोगे सर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू कितना। क्लियर हो गया? अब एक बात बताओ, ऑब्वियस बात है अगर ये पार्टिकल इधर को जाएगा तो वॉल भी तो इस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगी, ऑब्वियस बात है, तो चिक्की लॉट वापस भी तो आएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो चिक्की लॉट वापस आया, तो दिस इज आल्सो mx, ये काहे में हो जाएगा हमारे पास? माइनस। क्लियर हो गया? तो अगर मैं आपसे कहूं चेंज इन मोमेंटम निकालो, कौन सा मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम। तो पहले कितना था? माइनस, दोबारा कितना हो गया?
माइनस और माइनस कितना हो गया, इक्वेशन कौन सी, बोलो जी क्लियर। इतनी चीज में किसी को कोई दर्द हो तो बच्चा मेरे को बताए, इतनी चीज में तो कोई दर्द नहीं, ठीक है। देख अब इस चीज को हम थोड़ा सा ऊपर लेवल पे कैसे लेकर के जाएंगे। ऑब्वियस बात है, जब ये पार्टिकल यहां से यहां आएगा तो कुछ समय लेगा होगा, तो वो समय को हम मानते हैं इनिशियल टाइम, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा टी। सुनते रहना मेरी बात को, ठीक है। ऑब्वियस बात है, जब ये पार्टिकल यहां से यहां पर आ रहा है तो ऑब्वियस बात है किसी पर्टिकुलर एरिया को हिट करेगा, यस और नो, एरिया हिट करेगा या नहीं करेगा। उस एरिया को आप कितना मान लो। क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल होगा, क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, कितने पार्टिकल होंगे, एन पार्टिकल्स। तो ऑब्वियस बात है उसको आप क्या मान लो, आप समझे या नहीं समझे। तो डेल्टा टी को आप क्या लोगे, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर, नहीं, बाय द पार्टिकल will be moved from one point to the या आप इसको टाइम रीच भी बोल सकते हो, ठीक है। ए क्या होता है, वो एरिया ऑफ वॉल जहां पे पार्टिकल्स क्या हुए थे, हिट हुए थे, पार्टिकल गए और टकराए जिस भी एरिया पे, मेरे को नहीं पता, लेट सपोज ये पार्टिकल यहां पे टकराए थे तो ये पार्टिकल का एरिया बन गया, बोलो जी के लिए। अच्छा नेक्स्ट बेटा, एन क्या होते हैं, नंबर ऑफ गैस इनको बोलते हैं हम लोग गैसेस पार्टिकल्स, बोलो जी क्लियर। मैं अगर आपसे कहूं टोटल मोमेंटम अब कितना बना, ध्यान से देखना, मोमेंटम कितना था इनटू एरिया कितना है, पार्टिकल कितने हैं, टाइम कितना लगा, है ना। हम अभी ऐसा मानते हुए चल रहे हैं कि इसको हमने सेंटर से लिया है, तो ऑब्वियस बात है अभी हम हाफ का ले रहे हैं, तो जो पोर्शन इधर का होगा वही पोर्शन इधर का होगा, यस और नो। तो डिवाइडेड बाय, बोलो जी क्लियर। 2 से 2 क्या हो गया, क्लियर हुआ। तो यानी कि हमारे पास जो मोमेंटम आया वो कितना आया, एम वी एक्स ए एन इंटू डेल्टा टी। सच्ची सच्ची बताओ किसको समझ आया, है ना, क्लियर हो गई। अब जहां पे मोमेंटम आता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन वहां पे फोर्स भी पैदा होता है नहीं होता है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, दिस इज द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू, यस और नो। क्या प्रेशर फोर्स बना जरा बताओ, दिस इज द एम वी एक्स ए इंटू एन इंटू डेल्टा टी। अपॉन में कितना मेरे बच्चे, डेल्टा टी से डेल्टा टी क्या हो गया, तो जो अप्लाई फोर्स हुआ वो कितना हुआ, दिस इज द एम वी एक्स ए इंटू में एन। सच्ची सच्ची बताओ समझ आ रही है चीजें, एक एक करके फॉर्मूला लगाओ, एक एक करके फॉर्मूला लगाओगे तो समझ आएगा। फिर मैंने क्या देखा कि फोर्स आ गया एम वी एक्स ए आ गया और एन आ गया, बोलो जी क्लियर। हमको फोर्स थोड़ी निकालना है, हमको तो प्रेशर निकालना है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय, अब फोर्स रख दो, एक एक करके रखते हैं चलो डेरिवेशन में। तो प्रेशर कितना आएगा, एम वी एक्स ए इंटू एन डिवाइडेड बाय कितना, ए से ए, यानी कि हमारे पास जो प्रेशर बना वो कितना बना, विच इज द एम एन और इनटू में कितना वी एक्स, बोलो जी क्लियर। सच्ची सच्ची बताओ यार, इतनी चीज क्लियर हो गई। कोई भी चीज में, इतनी चीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो मेरे को बताओ, समझ आ गई ये चीज। चलो ये तो हमारा प्रेशर आपका ये बना। अब एक चीज देखो आप लोग, छोटी सी चीज हम लोग जानते हैं, वी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में शायद मैंने बताया था, क्या था वो, वी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट, नहीं ये नहीं था, वी आर इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ, यही था ना शायद। अगर मैं आपसे कहूं वी एक्स की वैल्यू कितनी लिखें तो वी आर अपॉन कितना, या ये वैल्यू मैं यहां पुट कर सकता हूं, है ना, कर सकता हूं। तो क्या बनेगा मेरे पास, प्रेशर इज इक्वल टू एम एन और ये हो गया वी आर का कितना। अगर मैं इसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालूं वी आर एम एन तो क्या होगी, कुछ नहीं, बस इसको क्या कर दूंगा स्क्वायर, मतलब वी स्क्वायर और अपॉन में √3 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। प्रेशर कितना बना हमारे पास, 1/3 एम एन इंटू में वी स्क्वायर, ये वी बाहर होता है, कौन सा होता है समझ गया ना, एवरेज वाला, ये एवरेज वाला होता है, बोलो जी क्लियर। अब जरा बताओ एम एन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, मैं ऐसा मानते हुए चल रहा हूं वॉल्यूम मैंने कितना यूनिट लिया है ना, मास को हम क्या लिख सकते हैं एम, तो एम अपॉन कितना आ गया ये 1, डेंसिटी कितनी आई, मास अपॉन 1, तो रो को हम सीधे सीधे किसके बराबर लिख सकते हैं,
ये लो भैया प्रेशर का फॉर्मूला आ गया जो एक्सर्ट होगा, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 n रो और कितना v बार का, ओ तेरी, दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल फ्रॉम किस पे, बाय द किस पर, वॉल पर। समझे आप बात को, इतना प्रेशर लगेगा। आप खुद देख सकते हो कि ये किस लेवल का डेरिवेशन है, आप खुद ही देखो, मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने तो बल्कि तुम लोग को बहुत स्टेप करके बताया है इसको कैसे कैसे करके तुमको क्या करना है, ये डेरिवेशन है। अच्छा, इसमें ना एक और चीज होती है जो हम आपको बताते हैं, उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। एक टॉपिक होता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। पता है गैस के पास मैंने अभी आप लोग को बताया गैस की एक खास बात होती है कि ये रैंडम मूव कर सकती है, लेकिन इसका जो पाथ होता है ना वो स्ट्रेट पाथ होता है, उसको हम जिगजैग मोशन बोलते हैं। कौन सा मोशन बोलते हैं? पार्टिकल हमेशा कुछ इस तरीके से, गैस पार्टिकल्स हमेशा इस तरीके से मूव करते हैं, इतना तो आप लोगों को पता होगा, समझ रहे हो ना बात को। तो एक पार्टिकल से लेकर के दूसरे पार्टिकल तक का, या एक पार्टिकल के और दूसरे पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं λ1, जिसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। कौन सा पाथ बोलते हैं? वैसे बोलते हैं फ्री पाथ जब आप इन सबका एवरेज निकाल दो, उसको आप बोलोगे मीन फ्री पाथ। λ इज इक्वल टू λ1, λ2, λ3 डैश λn एंड डिवाइडेड बाय n, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा मीन फ्री पाथ, याद रखो। तो ये था बच्चा हमारे पास केटीजी का डेरिवेशन, समझे? ये आ सकता है पेपर में, पर्सनली मैं बता रहा हूं आपको, ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, और हो सकता है इसका न्यूमेरिकल भी दे दे वो, आपको यहां से कुछ वैल्यूज दे देगा n रो v बार स्क्वायर की, और आप लोग को ये वैल्यू लगानी होगी। अबे v बार स्क्वायर कैसे सॉल्व होता है वो भी देख लो। v बार स्क्वायर का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। इसका मतलब होता है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डैश vn और डिवाइडेड बाय कितना, रूट नहीं लगाओगे, पूछो क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर लगा हुआ है। समझ गए आप बात को? ये चीज, दिस इज द वन ऑफ द टफेस्ट डेरिवेशन माना जाता है। मैंने पहले की थी ये वीडियो, आप जानबूझ के देखोगे। नेक्स्ट बच्चा आ जाता है हमारे पास, नंबर नेक्स्ट इज ऑसिलेशन। भाई ऑसिलेशन के अंदर अगर आप देखते हो तो भाई बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ऑसिलेशन के अंदर सबसे पहला टॉपिक तो यही आ जाता है कि एसएचएम कैसे करा रहे हो आप, है भाई सिंपल हार्मोनिक मोशन आप कैसे करा रहे हो भाई, ये चीज समझ लो। इसमें मैं एक काम करूंगा, डेरिवेशन के साथ साथ थोड़े थोड़े से कंसेप्ट समझाते हुए चलूंगा, ठीक है? ज्यादा तो नहीं समझा सकता, लेकिन थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट समझाते हुए चलूंगा, ठीक है? ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब टू एंड फ्रो टाइप का मोशन करता है, इतना सबको पता है ना, इट्स अ काइंड ऑफ अ पीरियोडिक मोशन। ये एक तरीके का पीरियोडिक मोशन है जिसमें टाइम के साथ जो भी ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन पे कहीं ना कहीं वापस आता है, इसलिए इसको हम काइंड ऑफ अ पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। बोलो ये चीज तो क्लियर है? ऑसिलेशन के अंदर हम लोग को जो पढ़ना होता है, एक्चुअली में ध्यान से सुनना, ऑसिलेशन का जो फॉर्मूला है वो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर कितनी, आप समझ रहे हो ना? तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर n। ऑब्वियस बात है n की वैल्यू लाई करती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आप कुछ भी रख सकते हो जो आपका मन करे, लेकिन हम लोग को बेटा पढ़ना होता है पता है क्या, एसएचएम। क्या पढ़ना होता है? फुल फॉर्म में इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जनरली इसको आप बोलते हो बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इज इट क्लियर? अब सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो ऑब्वियस बात है इट इज द सिंपलेस्ट ऑसिलेशन, मतलब सबसे सिंपल ऑसिलेशन। तो ऑब्वियस बात है वो सिंपल ऑसिलेशन आपको कहां देखने को मिलेगा, जब आप n की वैल्यू कितनी रख दो, इतना तो क्लियर है। तो ऑब्वियस बात है अगर आप देखोगे तो f आपको इक्वल्स टू मिलेगा k x की पावर 1। आप इसको बोल सकते हो f इज इक्वल्स टू माइनस का कितना, इसको मेरे बच्चे हम लोग क्या बोल देते हैं जरा बताओ? दिस इज व्हाट, हमारा गई दीदी, गई, हाँ गई, ठीक है बेटा। तो ये जो हमारा k है उसको तो हम वैसे तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो, बाकी आप इसको ऑसिलेटरी कांस्टेंट भी बोल सकते हो। यहाँ पे आप इस वर्ड को यूज कर सकते हो, दिस इज द ऑसिलेटरी कांस्टेंट। पहले बताओ क्लियर हो गई इतनी बात? किसी को कोई दर्द तो नहीं इतनी चीज में? बहुत बढ़िया बात। तो F बराबर हो गया माइनस का k है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द एसएचएम। ये एसएचएम पे लगेगा। एसएचएम एक ऐसा, देखो सिंपल मतलब सबसे स्ट्रेट, सबसे सिंपल, जिसकी इक्वेशन सबसे इजी हो। हार्मोनिक का मतलब एक तरीके का क्या हो जाता है, मोशन, ऑसिलेशन। और मोशन का मतलब तो आपको पता है कहीं ना कहीं टू एंड फ्रो टाइप पार्टिकल जो है वो हल्का फुल्का हिलना चाहिए, मतलब मूव होना चाहिए, दैट्स व्हाई उसको हम मोशन बोल रहे हैं। हार्मोनिक का मतलब यहाँ पर ऑसिलेशन से ही होता है। बोलो जी क्लियर हो गया? चलो बहुत बढ़िया बात, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स आ जाती हैं जिसको आप लोग को याद रखना होता है, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे k का वैल्यू याद रखना है, माइनस कितना पता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये होती है
अंडर रूट एम बाई के, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, यही है ना शायद, यही ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम, यही है शायद, है ना। हाँ, जैसे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय, यही है, ध्यान से देख लो एक बार, यही है शायद, है ना। और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, विच इज ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना बच्चा, ठीक है ना। हाँ। अगर आप और भी चीजें देखो तो ये और भी चीजों से डिफाइन होता है। मैं आपको बताता हूं, ओमेगा को हम लोग बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सारी चीजें देख लो, छोटी छोटी चीजें बता दे रहा हूं मैं आप लोगों को। इसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसकी वैल्यू होती है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, या फिर आप इसको बोल सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय दिस टी इज व्हाट मेरे बच्चे, दिस इज टाइम पीरियड। इसको क्या बोलोगे आप लोग, टाइम पीरियड। समझ गया बेटा बात को। ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी, प्लीज याद रखना, बड़ा काम आएंगी यार, ये थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज्यादा काम आएंगी। किसी भी एसएचएम के लिए एक्सेलरेशन याद रखना, माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, आई थिंक यही होता है ना। अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हो किसी भी एसएचएम के, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात को, किसी भी एक्सेलरेशन अगर आप चाहो एसएचएम का कितना होता है तो वो याद रखो। इतनी चीजें बच्चा प्लीज याद रखो, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एसएचएम इसके लिए आपके लिए एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर और इनटू में कितना, है ना बेटा। ये जो एक्स होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, कि पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्प्लेस हो रहा है, आप समझे। जैसे मान लो आपके पास एक पेंडुलम है, मैं पेंडुलम का एग्जांपल ही दे देता हूं तो उससे ज्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। मान लो ये पेंडुलम है, ऑब्वियस बात है जब आप इसको यहां पे लेकर के आओगे, है ना, और यहां से छोड़ोगे तो ऑब्वियस बात है पेंडुलम यहां तो रुकेगा नहीं। ये पेंडुलम ने अपनी एनर्जी गेन कर ली होगी तो ऑब्वियस बात है पेंडुलम यहां कहीं आएगा, ये इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से मूव होगा। बोलो ऐसा है या नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो इसकी पोजीशन होती है, इस पोजीशन को हम कौन सी पोजीशन बोलते हैं बेटा, दिस इज दी मीन पोजीशन। और ये वाली जो होती है इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। कौन सी पोजीशन बेटा, एक्सट्रीम पोजीशन, जहां पे वेलोसिटी कैसी होती है, मैक्सिमम। ये एक्सट्रीम पोजीशंस होती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी कैसी, यहां पे भी वेलोसिटी कैसी, लेकिन यहां पे वेलोसिटी कैसी, जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी, समझ गए आप बात को। जहां पे ये मैक्सिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जहां पे वेलोसिटी जीरो वहां पे काइनेटिक एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी। समझ पा रहे हो कि नहीं, है छोटी बात लेकिन है सब काम की बात यार, समझ रहे हो। एकदम से डायरेक्ट अगर मैं डेरिवेशन में घुस जाता तो फिर दिक्कत होती, इसलिए मैंने थोड़ा सा सोचा कि थोड़ा सा वर्बल पढ़ा दूं तुम लोगों को इस चीज, समझे। उसके बाद अगर आप बात कर लेते हो बेटा कि वेलोसिटी क्या होती है किसी भी एक एसएचएम की, तो दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू मेरे बच्चे ओमेगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस, याद रखोगे बेटा ये चीज। व्हाट इज ए होता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है बेटा ये, दिस इज द एम्पलीट्यूड। एक्स मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है पक्का। अगर मैं आपसे कहूं वेलोसिटी एट मीन पोजीशन कितनी होगी, वेलोसिटी एट मीन पोजीशन कितनी होगी, तो ऑब्वियस बात है उसका ए कितना हो जाएगा, ध्यान से सुनना। तो वेलोसिटी मीन पोजीशन पे ओमेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ए कितना हो गया, तो वी कितनी आ गई, दिस इज द वेलोसिटी एट कौन सी पोजीशन, मीन पोजीशन। क्लियर हो गई, ये होती है। मैं कहूं आपसे वहां कितनी होगी, क्या कहते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो ये आपके सामने दे रखी है एक्सट्रीम पोजीशन। क्लियर हो गई। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लो, लिखवाए हैं सब, मैंने सब करा। मैंने तुम लोग को डिफरेंशियल फॉर्म भी करा दी थी इसकी, एसएचएम की डिफरेंशियल फॉर्म कैसे करते हैं मैं बता देता हूं तुम लोगों को कैसे करते हैं, मे भी हो सकता है आ जाए वो, ठीक है बच्चा। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, डिफरेंशियल फॉर्म देख बेटा कैसे लिखते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन बताता हूं मैं क्या होती है, जब ध्यान से सुन लो, ये बहुत काम आएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं आज, कल तुम लोग प्रोग्रेसिव वेव और स्टैंडिंग वेव वगैरह सब कराऊंगा तुम लोगों को, तुम लोग देखना कैसे काम में आएंगी, बस इसको याद रखना, ठीक है। देख डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, वो होती है एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। बच्चों प्लीज इसको याद कर लो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, समझ रहे हो। इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द ऑसिलेटरी पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी पार्टिकल। किसी भी एक ऑसिलेटरी पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है, दिस इज दिस ए साइन ओमेगा टी। आई होप क्लियर हुआ होगा पक्का। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या करते हैं बच्चा, दिस इज डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विच इज dx अपॉन कितना,
ए ऐसे ही साइन का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का करोगे तो फिर ओमेगा। एक बार और करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ए ऐसे ही रहेगा कॉस का माइनस साइन ओमेगा टी, एक ओमेगा चल रहा और एक ओमेगा टी का फिर से करोगे तो फिर से एक ओमेगा आ जाएगा। तो बेटा हमारे पास डी स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस का ए ओमेगा 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 स्क्वायर मत करना, ओमेगा साइन टी लिख देना। ध्यान से एक चीज नोटिस करो, ए साइन ओमेगा टी की जगह हम एक्स नहीं लिख सकते, तो भाई ए साइन ओमेगा टी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ए साइन ओमेगा टी की जगह ये उधर लेकर आ जाओ, तो दिस इज डी स्क्वायर एक्स अपॉन प्लस का ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। मे भी शायद आ जाए। मैंने कुछ बोला था ना, ये वीडियो आप मजबूर हो जाओगे देखने के लिए, बोला था मैंने। ये वीडियो आप एक बार नहीं, आप दो दो बार देखोगे, खुद देखना। अगर पढ़ना चाहोगे तो, अगर चाहते हो कि थोड़ा बहुत पास हो जाओ तो तब देखोगे, अदरवाइज नहीं देखोगे अभी भी। नेक्स्ट मेरे बच्चे पेंडुलम की तरफ चलते हैं। लास्ट डेरिवेशन है इस वीडियो का, बाकी फिर कल ही कराएंगे। इट्स अ सिंपल पेंडुलम। पहले मैं तुम लोग को टाइम पीरियड बता दूं क्या होता है। अच्छा, बेटा सबसे पहले टाइम पीरियड देख लो कितना होता है। ओए देख टाइम पीरियड कितना होता है। टाइम पीरियड होता है हमारे पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, वेरी गुड, दिस इज द मास फैक्टर, जिसको आप इनर्शियल फैक्टर भी बोलते हो, और अपॉन में के को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा फैक्टर बोलते हैं, ऑसिलेटरी फैक्टर। विच इज द इनर्शियल फैक्टर, या फिर इलास्टिक फैक्टर, इसको आप क्या बोल सकते हो, इलास्टिक फैक्टर या ऑसिलेटरी फैक्टर बोल लेना, जो मन चाहे वो बोल लेना, बस फॉर्मूला ध्यान रखना, विच इज m by k, प्लीज याद रखना। अब बात कर लेते हैं सिंपल पेंडुलम काम कैसे करता है, जरा ध्यान से देखो आप लोग। इसमें क्या होता है, ऊपर एक क्या होता है इस तरीके की, ये रिजिड सपोर्ट, यहां पे हमारे पास एक क्या होता है, बॉब, यहां पे इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, L, बोलो जी क्लियर। ऑब्वियस बात है, आप इसको इस तरफ खींचोगे, यस और नो, तो आप इसको इस तरफ खींचना चाहोगे, यस, ये बॉब इधर आएगा। आपने यहां से इसको डिस्प्लेस किया होगा कितना, बोलो जी क्लियर। मान लो ये इसने क्या लिया होगा, थीटा, बोलो जी क्लियर। ऑब्वियस बात है इस बॉब का मास कितना होगा, m, इसका वेट किधर तरफ जाएगा, नीचे की ओर, विच इज कितना, है ना मेरे बच्चे। इसके दो कंपोनेंट होंगे, आप लोग को पता होना चाहिए, एक कंपोनेंट इस तरफ होगा और एक कंपोनेंट इसका इस तरफ होगा, यस और नो। इस तरफ ले लो या इस तरफ ले लो, एक कितना होगा, एफ थोड़ी होगा, mg, हाँ mg cos थीटा, और एक कौन सा होगा, बोलो जी क्लियर या फिर नहीं। आपने डिस्प्लेस इधर को किया है ना, इधर को, मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हो वो इधर को लगा रहे हो, दिस फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा, यस और नो। द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू mg, और इनटू में कितना, यस और नो। आप लोग को पता है ना, हम लोग को एसएचएम दिखाना है, क्या दिखाना है, तो ऑब्वियस बात है दिस एंगल इज वेरी माइन्यूट, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा होगा। अगर मैं इस एंगल को ज्यादा बड़ा कर दूंगा तो फिर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कहां रहा,
सिंपल हार्मोनिक रखने के लिए थीटा मुझे ऐसे करना पड़ेगा, बस हल्का सा ऐसे करके हिले, समझ रहे हो ना बात को। दैट्स व्हाई मेरे बच्चे दिस थीटा शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, तो दिस sin थीटा इज नियरली इक्वल्स टू, समझ रहे हो आप बात को। तो दिस फोर्स इज इक्वल्स टू mg एंड दिस इज इक्वल्स टू sin थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज 90, दिस एंगल इसके सामने वाला x और अपॉन में ये कितना हो गया l, बोलो जी क्लियर, पक्का मेरे बच्चे। तो ये सब तो कांस्टेंट हो गया, तो kx, आप ध्यान से देखो ये SHM की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ, ये माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि अपोजिट साइन है, ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल अपोजिट साइन है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, दिस माइनस कैसे, दिस इज द इक्वेशन ऑफ किसकी बच्चा, तो एक SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन तुम्हारा क्या दिखाता है जरा बताओ, SHM दिखाता है, यहां से ये शो हो गया। नेक्स्ट मेरे बच्चे k की वैल्यू अगर आप यहाँ पे मन की आंखों से देखो तो वो कितनी है, mg अपॉन कितनी, तो टाइम पीरियड निकालना है मेरे को, t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k की वैल्यू कितनी है mg, ऊपर क्या ले जाओगे m से m, तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई अंडर रूट l बाय कितना, यानी कि इतनी चीज क्लियर हो गई, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉब, याद रखो मास पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है उसकी लेंथ पर और ग्रेविटी पर, ये याद रखना आप लोग। तो ये था भैया इतना, मजा आया।